देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय बुलेटिन, देश का कोरोना बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। लद्दाख में पिछले कुछ दिनों से तनाव पैदा करने की नाकाम कोशिश करने वाले चीन को मुंह की खानी पड़ गई है आखिरकार। 6 जून को होने वाली भारत चीन की कमांडर्स की बैठक से पहले ड्रैगन लद्दाख में अपने हद में आ चुका है। जैसा कि डोकलाम में हुआ था, कुछ वैसा ही नजारा अब लद्दाख में भी देखने को मिलेगा। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। चीनी सेना ने इस इलाके से अपने कैंप भी हटा लिए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग झील में अभी भी फिंगर 4 पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारत और चीन के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में समस्या का कोई समाधान नहीं निकला था, जिसके बाद 6 जून को दोनों देशों के कमांडर्स की बैठक होनी है। लेकिन इसके पहले ही चीन को अपने नापाक मंसूबों से पीछे हटना पड़ा है। आखिर भारत की इस बड़ी कूटनीतिक जीत के पीछे वजह क्या है और चीन को पीछे हटने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, समझिए। लद्दाख में 1 महीने से दोनों देशों की सेना आमने सामने है। पेंगोंग झील और गलवान घाटी में दोनों देशों में तनाव है। भारत के जोरदार अटैक के बाद दबाव में आ गया था ड्रैगन। चीन के जवाब में भारत ने भी LAC पर सेना बढ़ाई, हथियार, टैंक और फाइटर प्लेन भी इलाके में तैनात किए। तैयारी के साथ ही भारत ने बातचीत का रास्ता रखा। विवाद की शुरुआत से दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय बातचीत का रास्ता ही अपनाया। 6 जून को एक बार फिर दोनों देशों में कमांडर स्तर की वार्ता हुई। सूत्रों का यह भी कहना है कि भारत का रुख चीन के साथ 2 बातों को लेकर बिल्कुल साफ है और उससे किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। पहली बात यह है कि अब LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा काम न तो रुकेगा और न ही धीमा किया जाएगा। और दूसरी बात, अब चीन को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इसीलिए भारत के कड़े तेवरों के बाद अब बीजिंग के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उधर कोरोना संकट के जन्मदाता के तौर पर वैसे भी चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा विलन बना हुआ है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्क चीन को अलग थलग करने की मुहिम में जुटे हुए हैं और भारत के लिए चीन को दुरुस्त करने का यह सबसे ठीक समय है। उधर जम्मू कश्मीर में खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकी एक बार फिर से किसी धमाके की फिराक में है। इसकी वजह से हर नाके पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक एक गाड़ी की तलाशी हो रही है। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवान हैं। हर संदिग्ध पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें कश्मीर के शोपियां से आई हैं। यहाँ खुफिया अलर्ट मिला था कि एक वैगनार कार में विस्फोटक भर कर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद हर नाके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। अभी हम खड़े हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा बलों का जो नाका है। इंटेलिजेंस इनपुट्स है कि श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शोपियान के इलाके में वैगनार कार में ID है और वो ID लेडन वैगनार कार के चलते पूरे साउथ कश्मीर के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जगह जगह पर तमाम वैगनार गाड़ियों को रोककर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले जिस तरह पुलवामा में एक ID जो रणनीति मिलिटेंट्स ने बनाई थी उसको फेल कर दिया गया है और आज जो एक इनपुट मिला है कि वैगनार गाड़ी में ID हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है। जगह जगह पर नाकों पर तमाम वैगनार गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है। अलर्ट जारी किया गया है और कोशिश यह है कि वक्त से पहले ही अगर कोई मिलिटेंट गतिविधि होने को है उसे टाला जाए। साफ तौर पर फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमाम वैगनार गाड़ियों को रोककर तलाशी ली जा रही है ताकि वक्त पर मिलिटेंट गतिविधि को नाकाम बनाया जाए। आपको बता दें, एक दिन पहले ही आतंकी मसूद अजहर के रिश्तेदार अब्दुल रहमान और फौजी बाबा को मार गिराया गया था। उसे पुलवामा पार्ट 2 की साजिश का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। आतंक के खिलाफ सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है और इससे आतंक की दहशत में है। इधर दिल्ली NCR में बॉर्डर की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि दिल्ली NCR के लिए एक ही पास होना चाहिए। 1 जून से ही दिल्ली से लगे हुए NCR के बॉर्डर पर लगातार जाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद दिल्ली के भी बॉर्डर सील करने के फैसले के बाद लोगों की दिक्कतों में और इजाफा हो गया था। लिहाजा अब लोगों को हो रही परेशानी का हल निकालने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा दिल्ली NCR का पास एक होना चाहिए। यूपी, हरियाणा और दिल्ली एक हफ्ते में इसका हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसका जिम्मा सौंपा है। बॉर्डर के लिए एक पास होने से लोगों को आसानी होगी।
अब आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों आया है, उसके लिए भारी जाम की तस्वीरें आप जरूर देखिए। तस्वीर आपको दिखा दूं कि किस तरीके से ये वो लोग हैं जो अपना पास, जिनके पास पास नहीं था, जिनके पास कोई भी एसेंशियल सर्विस की तहत जाने की इजाज़त नहीं थी, वो आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर साइड में उन लोगों को रोका हुआ है, उनसे पूछताछ कर रही है कि क्या वजह है जो आप दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। वहीं मैं बता दूं कि दिल्ली में बीच में इस DND बॉर्डर को खोला गया था। इसके अलावा सिर्फ वही लोग दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जा सकते हैं जिनके पास आधिकारिक पास हो। सर्वोच्च अदालत ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली NCR के लिए एक ही पास होना चाहिए और ये पास ऐसा होना चाहिए जिसके जरिए हरियाणा, यूपी और दिल्ली में कामकाज के सिलसिले में यहाँ रहने वाले लोग आसानी से आ जा सकें। आपको बता दें, दिल्ली NCR में राज्यों की सीमाएं सील किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सीमाओं को सील करना असंवैधानिक और पूरी तरह गलत है। लोगों को जरूरी गतिविधियों के लिए छूट मुहैया कराई जाए। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ 1 जून से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग यह है कि PPE किट पहनकर ड्यूटी का जो वक्त है वो 4 घंटे किया जाए। हालांकि अभी तक इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये प्रदर्शन है कोरोना वॉरियर्स का और ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से आई हैं। अपनी सेहत की फिक्र को लेकर इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि इस महामारी के दौर में अगर ये लोग ही बीमार हो गए तो कोरोना के मरीजों का इलाज कौन करेगा। इसी दर्द के साथ ये लोग पिछले 3 दिनों से एम्स डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। इनके मुताबिक PPE किट पहनकर 6 घंटे तक काम करना बेहद मुश्किल है। हम लोग PPE के साथ 2 महीने हो गए काम करने। PPE पहनने के लिए 2 घंटे पहले पानी पीना बंद करना पड़ेगा क्योंकि पेशाब पर हमको कंट्रोल करना है। उसके बाद PPE पहन के इतना स्वेटिंग आती है पूछो मत। तो उसके बाद हम लोग है ना 6 घंटे लगातार काम करते रहते हैं। उधर हम लोग सारा पेशेंट का इंजेक्शन कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, सक्शन करना, सब कुछ करना होता है। ये है कोरोना योद्धाओं का दर्द, लेकिन इस दर्द के बाद ये लोग अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट रहे। फिलहाल सरकार ने अभी इनकी मांगों की सुध नहीं ली है और एम्स में जो धरने पर बैठी है नर्सें वो बाहर आकर बात नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने अपना मांग पत्र सरकार को भेज दिया है। सरकार उस पर विचार करने के लिए वो लंबित है और अगर सरकार उस पर विचार नहीं करती है तो 10 तारीख से ये नर्सें जो एम्स में काम कर रही हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर वो छुट्टी पर चली जाएंगी और उसके बाद भी मांगों को नहीं सुना गया तो 15 तारीख से ये नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी, जिसका खामियाजा तमाम मरीजों को और अस्पताल आने वाले बीमार लोगों को उठाना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में निसर्ग तूफान ने काफी कहर ढाया। मुंबई में कहां पर नुकसान हुआ और किस तरह से BMC ने काम किया है, ये रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त मैं मुंबई के कपरेड इलाके में हूं, जहां पर निसर्ग तूफान से हुई नुकसान की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि मुंबई में कल 117 जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। उनमें से कपरेड इलाके का ये सील और इमारत आप देखिए, इसके बाहर करीब 50 साल पुरानी जो पेड़ था वो आप देखिए, पेड़ पूरी तरह से गिर चुका है और जो सेफ्टी वॉल है ये इस पेड़ के गिरने की वजह से पूरा डैमेज हो गया है और इस सेफ्टी वॉल के ठीक बाहर खड़ी गाड़ियां इसकी चपेट में आई। 3 गाड़ियां इस सेफ्टी वॉल के बाहर खड़ी थी, जिनमें से ये आप टैक्सी देखिए, इसका पीछे का जो कांच है वो पूरी तरह से टूट चुका है। इसके अलावा इस तरफ मैं आपको प्राइवेट कार दिखा रहा हूँ। ये प्राइवेट कार जो है देखिए, इसका आगे का जो बोनट है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इस पेड़ के गिरने के तुरंत बाद BMC की टीम ने यहाँ पर तत्काल BMC की टीम पहुँची और उन्होंने इस पेड़ के हिस्से को काट के जिस रोड पर इस वक्त हम खड़े हैं इस रोड को पूरी तरह से क्लियर किया। फिलहाल साइक्लोन की जो स्थिति थी वो टल गई है, लेकिन अभी 4 तारीख को अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे का अलर्ट था, जिसमें से 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और 4 तारीख को भी समुद्र के किनारे लोगों को जाने के लिए मनाही है। लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि आज का दिन निकलने के बाद जो रेड अलर्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। समुद्र के किनारे इसके बाद लोग जा सकते हैं, लेकिन मानसून तक वैसे भी लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी।
कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। कोरोना मरीजों की जांच कैसे होती है? कोविड-19 अस्पताल के अंदर का माहौल कैसा होता है? मुंबई के जसलोक अस्पताल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम जसलोक अस्पताल के डाउनिंग एरिया में हैं, जहां पर हम PPE किट पहनकर जहां पर कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा है वहां जाएंगे। हमारे डॉक्टर, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर कहते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में हम समझेंगे और किस तरह की मुश्किलें आती हैं। डॉक्टर सुशील, ये बताइए कि सबसे पहले आपकी शुरुआत जब आप अस्पताल में आते हैं तो कैसे करते हैं, क्या कुछ तैयारियां करनी होती हैं उसके बारे में? जैसे हम हॉस्पिटल में आते हैं तो हर कोई स्टाफ जो है वो एक स्क्रीनिंग से, जैसे आप आए होंगे तो एक थर्मल स्क्रीनिंग होता है और वहाँ पे उनका टेम्परेचर देखा जाता है। इस क्लियर हो जाता है तब वो जाके वो अंदर आते हैं। उसी टाइम उनका मास्क पहना जाता है, उनको हैंड वॉश किया जाता है, एक स्क्रीन सेफ लिखा जाता है कि आई एम स्क्रीन एंड आई एम सेफ। हमने PPE किट इस वक्त पहन लिया है और तमाम जो प्रिकॉशंस होने चाहिए वो हमने ले लिया है। डॉक्टर सुशील ने हमें गाइड किया कि किस किस तरीके से इसे पहनना है, क्या कुछ इसका फ़ायदा है और कैसे हम जो है जब कोविड पेशेंट से मिलेंगे तो ये प्रिकॉशन कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना हमें सुरक्षित रखेगा। ओनली फॉर कोविड पेशेंट्स, ओके, इसमें लिखा हुआ है हमने, ताकि और कोई गलती से न जाए, ठीक है। उसके बाद इसका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ऑथराइज एंट्री है। दैट मीन्स कि जिसने 333 PPE पहना है, लेवल 3 PPE पहना है, वही इसके अंदर जा सकता है। जिस कंडीशन में आप लोग काम कर रहे हैं, शुरुआत में डर थोड़ा लगा होगा? ऐसे कुछ नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा है। सो पेशेंट है, सो केयर देने का वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग कर रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है बट क्या करने का, हमारा काम तो करने का ना है, उसके लिए 6 आवर्स ड्यूटी है, इसे हम लोग कर रहे हैं। ये कोरोना वॉरियर तब तक जो है चुप नहीं बैठेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं, तब तक थमेंगे नहीं, जब तक कोरोना को पूरी तरह से हरा नहीं देते। इधर पाकिस्तान से आए टिड्डियों का हमला जारी है। उन्हें भगाने और उड़ाने के तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी काफी हद तक बेकार ही साबित हो रहे हैं। अब टिड्डियों ने किस शहर पर धावा बोल दिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टिड्डियों को भगाने के लिए लड़के कैसे उछल रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोग बाइक से टिड्डियों का प्रकोप दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ शोर मचाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। टिड्डियों को उड़ाने के लिए लगातार सायरन भी बजाया जा रहा है। यहां तक कि डीजल जलाकर ट्रैक्टर भी लगातार चलाया जा रहा है ताकि इसके शोर से टिड्डियां भाग जाएं। लेकिन टिड्डियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी से आई हैं। यहाँ कई गांवों में टिड्डियों का दल 3-4 दिन पहले ही पहुंच चुका है। कई खेतों की फसलों को टिड्डियां चट कर चुकी हैं। किसान बहुत परेशान हैं। सुबह आए थे पर इस साइड नहीं आए थे। अच्छा, कल रात में जब ये टिड्डी दल यहाँ उड़ रहा था, कल रुका था, यहाँ रुका था। हाँ, कल रुका था। सुबह नुकसान नहीं दिखा? सुबह नुकसान नहीं दिखा। अभी आप खेत में इस तरफ आज अभी घूमने आए? हाँ, शाम को आपको जानकारी लगी। टिड्डियों के आने से प्रशासन भी अलर्ट है। कई जगह कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। गांव वाले भी अपने अपने तरीके से टिड्डियों को भगा रहे हैं। कहीं थाली बजाकर, कहीं ढोल बजाकर, पुलिस अपनी गाड़ी का सायरन बजाकर, तो कुछ किसान ट्रैक्टर की मदद से टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदलते मौसम में हवा के रुख के साथ टिड्डियों का मूवमेंट जिले के गांवों में बना हुआ है और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। का जो दल है हमारे यहाँ, वो 3 तरफ से आया। एक तो पन्ना की तरफ से आया, एक दमोह की तरफ से आया, और फिर ये प्रकोप जो है कटनी ज़िले में जो विकासखंड रीठी है उसमें नया गांव, नया खेड़ा। पाकिस्तान से आई टिड्डियों का दल बहुत बर्बादी मचा रहा है और इसका कोई अंत होता नहीं दिख रहा। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक थानाध्यक्ष की विदाई सुर्खियों में आ गई है। बिल्कुल शाही अंदाज में दर्जन भर गाड़ियों के काफिले के साथ हुई विदाई में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। आप देखिए क्या हुआ। इन तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखते जाइए। सबसे आगे मोटरसाइकिल का काफिला चल रहा है। इसमें कई पुलिस वालों के साथ आम लोग भी हैं। कोरोना काल में मास्क तो छोड़िए, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा है। करीब आधा दर्जन बाइक का काफिला गुजरने के बाद पुलिस की ओपन जीप आती है। इसमें 5 पुलिस वाले बैठे नजर आते हैं। कैमरा दाईं तरफ तेजी से पैन होता है। अब एक सफेद रंग की जीप बिल्कुल सजी धजी निकलती है। अलग अलग फूलों से इसे बेहद करीने से सजाया गया है। इसके बाद लाल और नीली बत्ती वाली पुलिस की जीप निकलती है। उसके पीछे 2 सफेद कारें और फिर सायरन के साथ एक और पुलिस की जीप, फिर पुलिस की एक और गाड़ी
और उसके पीछे लगातार कारें निकलती रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। जरूर किसी वीवीआईपी के शहर में एंट्री हुई होगी, जरूर कोई बड़ा अधिकारी आया होगा जिसके लिए सुरक्षा के इतने इंतजाम हैं। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल ये यूपी में अम्बेडकर नगर के थानाध्यक्ष की विदाई की तस्वीरें हैं। ये मामला टांडा से बीजेपी विधायक संजू देवी की शिकायत पर बसखारी थाने से हटाकर जैतपुर भेजे गए थानाध्यक्ष मनोज सिंह की विदाई का है। विधायक की शिकायत के बाद एसपी आलोक प्रियदर्शी ने मनोज सिंह को जैतपुर थाने की कमान दे दी। फिर देखिए आखिर उनकी कितनी राजशाही विदाई हुई। राजशाही अंदाज में विदाई का ऐसा काफिला देखकर लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोप लगा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया कर्मचारियों के द्वारा। इसके विषय में एडिशनल एसपी साहब को एक जांच दे दी गई है और 24 घंटे में जांच मांगी गई है। आरोप सही पाए जाने पर उसमें कार्रवाई। भाई शिकायत के बाद थानाध्यक्ष का ट्रांसफर और विदाई भी इतनी शानदार, हम तो यही कहेंगे इस पुलिसिया सिस्टम में गड़बड़ जरूर है। एक तरफ कोरोना लॉकडाउन ने किसानों को लाखों दर्द दिए, लेकिन अब भी उनका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन की लापरवाही की वजह से हजारों किसानों को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। एमपी के 6 शहरों की रिपोर्ट देखिए, यहां पर किसानों की बदहाली का आलम क्या है। अचानक आई तेज बारिश में इंदौर की अनाज मंडी में रखा लाखों का गेहूं बर्बाद हो गया। बाहर कबूतरों और दूसरे पक्षियों की पार्टी जरूर चल रही है, लेकिन किसानों के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं। आनन फानन में कुछ गेहूं टीन शेड के नीचे जरूर रखा गया, लेकिन उसमें भी पानी लग गया है। ये तस्वीरें एमपी के दमोह से आई हैं। यहाँ पर चने खरीदे जाने के बाद सैकड़ों क्विंटल बोरे खुले में ही रख दिए गए, लेकिन उसका परिवहन नहीं किया गया। नतीजतन देर रात से शुरू हुई बारिश ने पूरे चने को पानी में भिगोकर रख दिया। सैकड़ों क्विंटल चना बर्बाद हो गया। किसान आंसुओं से रो रहे हैं। एमपी के छतरपुर में भी प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। हजारों क्विंटल गेहूं लापरवाही की भेंट चढ़ गया। 22 किसानों के हजारों क्विंटल अनाज की तुलाई के बाद उसे खुले मैदान में रख दिया गया था। पर्ची नहीं कटने की वजह से अनाज वेयर हाउस में नहीं लाया गया और अब किसान परेशान है। ये तस्वीरें एमपी के पन्ना से आई हैं। यहाँ भी सैकड़ों टन अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ गया। यहाँ करीब 10,000 क्विंटल गेहूं बर्बाद हुआ है। आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे इतनी बोरियां कीचड़ में रखी हुई हैं। सोचिए किसानों पर आखिर क्या बीत रही होगी। देवास में चक्रवाती तूफान से सोनकच्छ नगर और आसपास के इलाकों में खूब बारिश हुई। इससे गेहूं खरीद केंद्र में खुले में रखा गेहूं भीग गया। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था। उसके बाद भी देवास का प्रशासन सोता रहा। ये तस्वीरें एमपी के विदिशा से आई हैं। यहाँ तहसीलों और सोसाइटीज के बाहर रखा गेहूं बारिश के भेंट चढ़ गया। विदिशा में हजारों हजार बोरी गेहूं इसी तरह खुले में रखा हुआ था। जरा सोचे आखिर किसानों पर क्या बीत रही होगी, उन्हें कितना नुकसान हुआ होगा। कोरोना काल में ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। जो किसान खून पसीना बहाकर अनाज पैदा करता है, चंद लापरवाह लोगों की वजह से उसके अनाज की ये दुर्दशा हो रही है। वहीं भोपाल में भी लाखों क्विंटल अनाज बारिश की वजह से बर्बाद हो गया है। संवाददाता मकरंद काले की ये रिपोर्ट आप देखिए। बारिश की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो रहा है और यहाँ पर हम इस समय परवलिया सड़क मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर चारों तरफ जो गेहूं है खरीदी के बाद खुले में रखा हुआ है। अब इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं हालांकि इसको बचाने के, लेकिन रात भर से हुई बारिश में कई हजार क्विंटल गेहूं खराब होने की स्थिति में आ गया है। जो समिति प्रबंधक है उनसे बात करते हैं। कितना गेहूं खुले में रखा है? 17,000 के समथिंग कुंटल गेहूँ अपने पास खुले में रखा हुआ है, जिसको अपन ने व्यवस्थित जो ढका हुआ है 17,000 कुंटल समथिंग। कि यहाँ पर ज्यादातर गेहूं जो है अभी भी खुले में रखा है और अब इंतजाम किए जा रहे हैं तिरपाल बिछाने के, जबकि पूरी रात बारिश हुई है। आपको नहीं लगता कि पहले इंतजाम किए जाने थे? शासन की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया था। इंतजाम पहले भी पूरे कर लिए गए थे। कल भी अपन ने पूरा माल ढका था, रात को भी लेबर यहीं पे थी, मगर जो हवा के कारण जो पल्लियाँ उड़ जाती हैं, फट जाती हैं, उनको फिर व्यवस्थित ढका जाता है। नुकसान तो कुछ नहीं है। गेहूँ में हल्का पानी जल गया, ढका हुआ है। साइड से हवा चलती है, हवा में साइड वाले जो गेहूँ दिख रहा है उसमें पानी लगता है। बाकी गेहूं का कोई अभी नुकसान कुछ नहीं हुआ है। अभी नहीं, वेयर हाउस की कैपेसिटी जो 75,000 कुंटल थी उसको अपन ने पूरा कर दिया है। अब ये पूरा माल ट्रांसपोर्ट होना है। ट्रांसपोर्ट की जैसे भी अपने पास गाड़ियां उपलब्ध हो रही हैं, अपन उसको भर के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर गाड़ियां जाती है तो अभी अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको 1-2 दिन में। जैसे भी अगर गाड़ी आती है अपन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पूरा माल। अगर रेगुलर पानी लंबा चलता है, 2-4 दिन अगर नहीं खुलता है तो स्वाभाविक है, मगर मौसम खुलता है और अपने पास ट्रांसपोर्ट होगा तो फिर कोई खराब होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बारिश में काफ़ी ज़्यादा गेहूँ भीगा है। प्रबंधक जो समिति के हैं उनका कहना है कि यहाँ पर गेहूं ढाका गया था, लेकिन उसके ऊपर जो पन्नियाँ थी वो फट गई हैं और अब उसको दोबारा बिछाने का काम हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच
जो गेहूं खराब हुआ है, कहीं ना कहीं उससे सरकार की और खासतौर पर प्रबंधन की लापरवाही उजागर होती है। कैमरामैन मुकेश के साथ मखरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। कोरोना के बढ़ते मामले को कम करने के लिए और कोविड-19 के मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने 3 अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को कम करने के लिए और मरीजों के लिए बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 3 अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल, मूलचंद खैरातीलाल हॉस्पिटल और सूरज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोविड-19 अस्पताल बनाने का फैसला लिया है। जिन 3 अस्पतालों की बात मैंने की, उसमें से एक हॉस्पिटल सर गंगाराम अस्पताल है, जिसके बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और जब दिल्ली सरकार का ये फैसला लिया गया कि इस अस्पताल को कोविड-19 पेशेंट के लिए स्पेशल अस्पताल के तौर पर बनाया जाएगा, अस्पताल की तरफ से 80% जो बेड हैं वो कोविड-19 पेशेंट के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। तो 508 बेड इस अस्पताल में हैं जो कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। वहीं इसी के साथ 51 जो बेड हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। जो लोग कोरोना संक्रमित नहीं हैं और अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं, उनके लिए 20% जो बेड हैं वो रिजर्व कर दिए गए हैं। आप जब हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, आप देखेंगे मेरे पीछे जिस तरीके से ये लोग अंदर जा रहे हैं, आप जाएंगे तो यहाँ पर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके बाद ही लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर हैं जो पीपीई किट पहने हुए हैं। इस तरीके से जो पेशेंट्स हैं उनकी बाहर चेकिंग हो रही है, उनको इस लाइन से हॉस्पिटल में अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, की जा रही है, तैयारी की जा रही है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये नियम अपनाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कोरोना वायरस है उसको खत्म किया जा सके और मरीजों की संख्या को जल्द से जल्द घटाया जा सके। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।